मसला क्या है तुम्हारा? दादाजी को विवाह से इनकार क्यों किया? शौर्य ने घूरते हुए अपने से 7 साल छोटी अनन्या को देखा, जो अपनी मासूमियत से न जाने कब उसके दिल पर कब्जा जमा चुकी थी। आप तो हर वक्त इतने खड़ूस बने रहते हैं और मुझे तो थोड़ा सा विलन टाइप हीरो हस्बैंड चाहिए। उसकी बेवकूफ़ाना बात सुनकर शौर्य का पारा चढ़ गया। शट अप, चुपचाप विवाह के लिए तैयार हो जा, वरना वो जो प्यार से मामला हैंडल करने आया था उल्टा खुद ही भड़क गया। देखा, मैंने कहा था ना आप बहुत खड़ूस हैं। वो उसकी धमकी पर रुहासी होती हुई बोली। शौर्य भैया, आपकी चाय। नहायत ही मासूमियत के साथ कहते हुए वो अपने हाथ में थामी हुई चाय की ट्रे उसके सामने मेज़ पर रखते हुए गोया हुई थी। सामने फाइल्स में झुके हुए शौर्य को जैसे करंट का झटका लगा। तभी उसने अपना चेहरा उठाकर उसके मासूम चेहरे की जानिब देखा। बकवास मत करो, भैया नहीं हूँ मैं तुम्हारा, भड़क कर कहते हुए वो उसकी जानिब गौर से गोया हुआ। तो अनन्या ने सहमी हुई नज़रों से उसके चेहरे की जानिब देखा। अपना निचला होंठ दांतों तले दबाते हुए वो रोने से मुकम्मल तौर पर तैयारी पकड़ चुकी थी। तभी शौर्य ने बौखलाकर अपनी जगह से उठते हुए उसकी जानिब कदम बढ़ाए। मेरा वो मतलब नहीं था। वो उसके करीब आते हुए नरमी से उसके कंधे को थाम गया। रो मत, मेरा मकसद तुम्हें रुलाना नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। नहायत ही तहम्मुल के साथ कहते हुए वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रश्मि दीदी तो तुम्हें भैया कहती है ना, तो उनके भैया बन सकते हो, मेरे नहीं बन सकते? मुंह बनाकर कहते हुए वो उससे दे गहरी सांस भरने पर मजबूर कर गई। तभी मुट्ठियां भींच कर वो उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए पीछे सोफे पर बैठ गया। यहाँ बैठो। अपने पास सोफे पर जगह की जानिब इशारा करते हुए वो गोया हुआ। तो अनन्या धब से उसके पास बैठ चुकी थी। रश्मि मेरी बहन है अनन्या, तुम मेरी कज़िन हो। मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारा भैया बनना चाहता हूँ। संजीदा होकर उसे देखते हुए वो गोया हुआ। तो अनन्या ने खिफ़त से मुंह फुलाए हुए अपना चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। मैं तुम्हारा भैया नहीं, कुछ और बनना चाहता हूँ। खुद से बड़बड़ाते हुए वो अपने बालों में हाथ फेर कर गोया हुआ। अनन्या ने पलटकर उसकी जानिब देखा। इसका मतलब आप मुझसे कम प्यार करते हैं और रश्मि दीदी से आप ज़्यादा प्यार करते हैं, तभी तो आप उन्हें भैया पुकारने देते हैं और मुझे नहीं पुकारने देते। उसकी अपनी ही अलग लॉजिक थी। न जाने उसके दिमाग में ये खन्नास किसने भरा था। गहरी सांस भरकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए वो उसकी जानिब झुका, जो मासूमियत से अभी भी मुंह फुलाए उसकी जानिब से मज़ीद सफाई के मुंतज़र थी। ये शोशा किसने छोड़ा है भैया वाला? बात का रुख पलटते हुए वो गोया हुआ। तो अब की मर्तबा गड़बड़ाने की बारी अनन्या की थी। किसी ने भी नहीं। अपना हल तय करते हुए वो कहती हुई अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई, मगर शौर्य ने उसका हाथ थाम कर उसे दोबारा अपने पास बैठा लिया। उसकी नाजुक सी कलाई शौर्य की गिरफ्त में आ गई थी। तो अनन्या ने बौखला कर उसकी जानिब देखा। भैया, मेरा हाथ। अभी वो बोली ही थी कि शौर्य ने उसके होंठों पर अंगूठा रखते हुए उसके अल्फाज वही रोक दिए। दोबारा ये भैया वाला लफ्ज़ कहा ना, तो मैं तुम्हारी और तुम्हें सिखाने वाले दोनों की गर्दन मरोड़ दूँगा। दांत पीसते हुए वो उसके अल्फाज को वही रोक चुका था। तो फिर मैं आपको क्या बुलाऊं? अपनी पलकें झपकते हुए नहायत ही मासूमियत से वो गोया हुई। मुझे शौर्य बुलाओ। अल्फाज नहायत बोझल और जज्बात से लबरेज थे, मगर सामने बैठी लड़की उसके जज्बात को समझने से कासर थी। तभी पलकें झपकते हुए उसके चेहरे को देख कर रह गई। अगर हक होता तो वो उन अल्फाज को किसी और तरीके से रोकना चाहता, मगर बेइख्तियार उसकी निगाहें अनन्या के होठों तक जा पहुंची। हालांकि वो कांटों से घिरा हुआ था, मगर उसे अपनी हदूद में रहना अच्छी तरह आता था। तभी अपने जज्बात से घबराते हुए उसकी नर्म नाजुक कलाई छोड़ चुका था। आइंदा मुझे भैया कभी मत बुलाना, ना मैं तुम्हारा भैया हूँ। दो टोक लहजे में बोलते हुए वो अपनी फ़ाइल उठाकर दोबारा से मसरूफ़ होने की नाकाम कोशिश करने लगा। आप मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करते, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। वो बस इतना कहकर अनन्या ने एक नज़र उसके मसरूफ़ से सरापे पर डाली, फिर दब दब करते कदमों के साथ बाहर की जानिब भाग गई। लगता है मुझे अब कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लड़की मुझे भैया बनाकर ही छोड़ेगी। अपने बालों में हाथ फेर कर फ़ाइल को दूर झटकते हुए वो गोया हुआ था।
उसके वजूद से ही वाज़ेह था कि वो इस लड़की के लिए कुछ और जज्बात रखता था, जिन्हें समझने से वो नादान सी लड़की कासिर थी। वो अनन्या में दिलचस्पी एक अलग तरह की रखता था, जबकि अनन्या उसे भाई बनाने पर तुली हुई थी, जो कि वो बिल्कुल भी बनने में दिलचस्पी नहीं रखता था। अनन्या, क्या हुआ? तुमने भैया से? बेचैनी से यहाँ से वहाँ टहलते हुए रश्मि ने उससे आते हुए देखा तो एक झटके से उस तक पहुँचते हुए उसके दोनों हाथ थाम कर गोया हुई उसके सामने ठहरी हुई अनन्या ने अपना सर नाम में हिलाते हुए रोने से मुंह बना लिया। वो तो पहले ही भड़क गए मेरे भैया बोलने पर, और तुमने कहा था कि उन्हें खुशी होगी। वो बस इतना कहकर अपनी जानिब से उसे आंखें दिखाते हुए बोली, तो सामने खड़ी रश्मि ने अपना हाथ माथे पर मारा। अरे, मैंने ये थोड़ी कहा था। मैं तो कह रही थी कि तुम ज़रा सा उन्हें मक्खन लगाओगी तो बात बन जाएगी। अब वो तुम्हें बहन बनाने पर राज़ी ना हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बेचारगी से बोलती हुई रश्मि ने उसके हाथों को छूते हुए अपना चेहरा दूसरी जानिब फेर कर सांस लिया। तो अब मैं क्या करूँ? अब हम शॉपिंग करने के लिए कैसे जाएंगे? दादाजी तो कभी भी शौर्य की इजाज़त के बिना हमें जाने नहीं देंगे, और मैं उनसे पूछ भी नहीं सकी। होंठ चबाते हुए बोली तो इस वक्त वो वाज़े तौर पर परेशानी में मुब्तला थी। उसकी परेशानी को समझते हुए रश्मि ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हमदर्दी से उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तुमने जब उनसे पूछा ही नहीं है तो हम घर पर बैठने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। अपना सर ना में हिलाते हुए वो गोया हुई। दूसरी जानिब मौजूद अनन्या ने होंठ भींचते हुए कहा, अच्छा, मैं एक मर्तबा फिर कोशिश करूँगी। हो सकता है वो मेरी बात सुन ले और दादाजी को भी मना ले। मुस्कुराकर कहते हुए अनन्या ने रश्मि का चेहरा देखा। रश्मि ने भी हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी तायीद में सर हिलाया। भगवान, शौर्य, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए वो एक मर्तबा फिर उसके सामने हाजिर थी। शौर्य ने चमकती हुई निगाहों के साथ उससे देखा और अपने हाथ में थमी हुई फाइल को खुद से दूर खिसका दिया। जब वो उसके सामने होती तो दुनिया के तमाम ज़रूरी काम उसे गैर ज़रूरी लगने लगते। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? अपनी ठोड़ी के नीचे एक हाथ की मुट्ठी बनाए वो उसके तासुरात का जायज़ा लेते हुए अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था। आखिर सामने खड़ी लड़की के दिमाग में कौन सी खराफात चल रही थी। ये बात वो अच्छे से जानता था कि अनन्या का दिमाग इतना तेज़ नहीं था कि वो खुद से कोई भी बात सोच समझ कर सके। वो मासूम थी और उसकी इस मासूमियत से तो शौर्य रॉय को इश्क हो गया था। वह हमें शॉपिंग करने के लिए जाना है, आप इजाज़त दे देना। वो बस इतना कहकर अपनी उंगलियां चटकाते हुए बोली, दे देना। वो बस इतना कहकर अपनी उंगलियां चटकाते हुए उसके जवाब की मुंतज़िर रही। उसकी बात पर शौर्य रॉय ने अपने होंठ दांतों में दबाते हुए उसके तासुरात का जायज़ा लिया। हंसी भी बेख्तियार उसके होंठों पर उभरने लगी तो वो अपनी हंसी दबाते हुए सर झुका गया। अब आप इजाज़त नहीं देंगे? हम जल्दी वापस आ जाएंगे। अपने होंठ काटते हुए वो इस मर्तबा परेशानी से गोया हुई। उसे डर था कि सामने बैठा हुआ ये इंसान मना ही नहीं कर दे। अगर शौर्य रॉय उन लोगों को जाने से मना कर देता तो फिर इस घर में और किसी की नहीं चलने वाली थी। शौर्य रॉय का फ़ैसला पत्थर पर आखिरी लकीर साबित होता था। और हमसे तुम्हारी क्या मुराद है? दिलचस्पी से उसका चेहरे को देखते हुए वो अपनी हंसी दबाकर गोया हुआ तो अनन्या सटपटाते हुए इधर उधर देखने लगी। वो, मैं और रश्मि दीदी, आखिरकार वो बोल पड़ी। ये सुनते हुए शौर्य रॉय ने दोनों अब्रू उचका कर उसकी जानिब देखा। और अगर मैं मना कर दूं तो? उसके मासूम से तासुरात पर फिदा होते हुए वो गोया हुआ। अनन्या ने मुंह लटकाते हुए उसकी जानिब देखा। तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। मासूमियत से बोलते हुए वो उसकी जानिब देखती रही। शौर्य रॉय अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। गालिबन तुमने पहली मर्तबा भी यही कहा था। हॉर्न दबाकर बोलते हुए वो वाज़े अल्फाज में उसे छेड़ रहा था। तो आप क्या चाहते हैं? मैं आपसे बात ना करूं? मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अब मैं आपके सामने भी नहीं आऊँगी। खिफत भरे लहजे में बोलती हुई फूले फूले गालों के साथ वो पलटी और वहाँ से जाने ही लगी थी कि शौर्य रॉय ने आगे बढ़ते हुए उसका हाथ थाम कर उसे अपनी जानिब खींच लिया। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो उसकी जानिब पलटी तो शौर्य ने अपने मजबूत बाहों के हिसार में अनन्या के नर्म नाजुक वजूद को थाम कर उसे अपनी जगह पर खड़ा किया। ख़बरदार, आइंदा के बाद ये बात तुमने फिर से मेरे सामने की तो।
वो एकदम भड़कते हुए गोया हुआ तो अनन्या की सांस हलक में ही अटक गई। ये इंसान जब तक मेहरबान रहता था तुम्हें नहायत ही नरमी से पेश आता था, और जब इसका मीटर घूमता था तो ऐसे ही बेबाक भड़क उठता था। अब इसे क्या मालूम कि वो कौन सी बात पर भड़क जाएगा जिस पर वो ऐसी कोई बात उसके सामने नहीं करती। आप मुझे लड़कों के साथ घूमने से रोक सकते हैं, तो आपको भी मुझ पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो इस मर्तबा हड़बड़ाने की बारी शौर्य की थी। तभी आगे बढ़कर नरमी से उसके दोनों गालों पर हाथ रखते हुए वो झुका और उसकी आंखों के आंसू गिरने से पहले ही चुन चुका था। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन वो अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश में झंझलाकर अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि सामने खड़ी हुई लड़की से वो आखिर किन शब्दों में बयान करे कि वो अपने दिल में उसके लिए क्या महसूस करता है, जबकि सामने खड़ी हुई लड़की एक पल में उसके जज्बात का कचरा करके रख देती थी। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तुम ऐसा बात फिर दोबारा नहीं करोगी। इसे खुद मालूम नहीं था कि सामने खड़ी इस नाजुक सी लड़की के लिए वो इतना जज्बाती क्यों हो रहा था, लेकिन वह ऐसा कर रहा था सिर्फ़ और सिर्फ अनन्या के लिए। अगर कोई और इसे इसी तरह अनन्या के लिए जज्बाती होता देख लेता तो टकरा कर गिर ही जाता। शौर्य रॉय जैसा खूबसूरत खड़ूस सा इंसान किसी के लिए भी जज्बाती हो सकता था, ये बात इसे सचमुच समझ ही नहीं आ रही थी। सामने खड़ा ये खड़ूस सा इंसान आखिर इसे चाहता क्या था जो यूं बात बात पर भड़कते हुए इसकी जान को अजाब में डाला रखता था। लगता है कोई बात नहीं है, शॉपिंग पर जाना है ना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जाकर रश्मि से कह दो तैयार हो जाओ। झंझलाकर कहते हुए वो अपने बालों में हाथ फेरता उसके नाजुक से वजूद से निगाहें चुराता हुआ पलट चुका था, जबकि पीछे मौजूद अनन्या उसके लहजे पर ध्यान दिए बिना चहकती हुई बाहर की जानिब बढ़ गई थी। आंखों से आंसू यूं गायब हुए थे जैसे वो कभी थे ही नहीं। आखिरकार रश्मि को जाकर ये खबर भी तो सुनानी थी कि उसने क्या कारनामा सरअंजाम दिया था। उसके कमरे से निकलते ही शौर्य रॉय द्वार की जानिब पलटा था। उसके गायब होते ही वजूद को देखकर एक गहरी सांस भरी। बेवकूफ़ लड़की, जिस बात को समझने से कासिर है। तुम कब बड़ी होगी अनन्या? गड़बड़ा कर कहते हुए उसने तसव्वुर में अनन्या को मुखातिब किया था, जो उसके जज्बात से हर वक्त लाताल्लुक़ बनी रहती थी या फिर समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहती थी। लड़कियां तो बहुत जल्दी समझदार हो जाती हैं, तो 18 साल की अनन्या को इस चीज़ की समझ क्यों नहीं हो रही थी? वो बस सोच कर रह गया था। दादाजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आज काफ़ी सोच विचार के बाद वो इस वक्त दादाजी के कमरे में मौजूद था। उसने बात करने के लिए आया था। दादाजी ने शौर्य रॉय को आते हुए देखा तो अपनी ऐनक उतार कर हाथ में थामी हुई पुस्तक एक तरफ रख दी। अरे शौर्य, तुम आओ, बैठो। नरमी से मुस्कुराते हुए वो सामने पड़ी हुई कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए गोया हुए। शौर्य रॉय अपनी भारी मजबूत कदमों से चलते हुए उनके सामने कुर्सी पर आकर बैठ गया। बोलो, कैसे आना हुआ तुम्हारा? नरमी से बोलते हुए वो शौर्य को देखकर मुस्कुराए। ये उनका खूबसूरत और खुलूस भरा पोता था, जो उन्हें चांद से भी ज़्यादा अजीज़ था। दादाजी, मैं विवाह करना चाहता हूँ। संजीदा होकर बोलते हुए वो उन्हें अब्रू उठाने पर मजबूर कर गया। कौन पसंद आ गई है? शरारतन मुस्कुराकर कहते हुए वो गोया हुए तो शौर्य रॉय बिना मुस्कुराए उन्हें देखता रहा, जिस पर उन्हें भी संजीदा होना पड़ा। शौर्य का चेहरा देखकर ही समझ आ रहा था कि वो इस मामले में कितना संजीदा था। कौन है वो? अब की मर्तबा संजीदगी से बोलते हुए वो शौर्य के चेहरे के तासुरात को देख रहे थे। आंखों ही से वो शौर्य के जज्बात का अंदाज़ा कर लेना चाहते थे। जवाब जो हर एक क्षण पर भारी था, उसके इंतज़ार में एक पल के लिए वहाँ मुकम्मल शांति छा गई। क्या तुम अपने जज्बात के बारे में बिल्कुल संतुष्ट हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में तुम्हारा फ़ैसला बदल जाए? वो तुमसे 7 साल छोटी है शौर्य। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके दिल में अपने लिए प्रेम का बीज बोकर उसके अस्तित्व से मुख मोड़ लो। दादाजी उसके संजीदा चेहरे को देखते हुए नहायत फ़िक्रमंदी से गोया थे, तो दूसरी जानिब मौजूद शौर्य राय ने भी उनकी जानिब देखते हुए गहरा सांस भरा। आप इस बारे में बेफिक्र रहें। आप जानते हैं मैं एक मर्तबा जो फ़ैसला कर लेता हूँ उसे दोबारा पलटता नहीं हूँ, और मैं अपने जज्बात के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह हूँ। मैं अनन्या से ही विवाह करना चाहता हूँ।
दादाजी, इसके अलावा मैं किसी और से विवाह नहीं करूँगा। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। अपने जज्बात को वो इससे ज़्यादा शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। तभी अपनी बात करते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, अब मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर आखिरी फ़ैसला फिर भी अनन्या का होगा। जब तक वो राज़ी होकर इस रिश्ते के लिए सहमति नहीं दे देती, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस वक्त वो अपनी तरफ से सहमति दे देगी, हम उसी वक्त तुम्हारा और अनन्या का विवाह कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मज़ीद कुछ नहीं कर सकता। संजीदा दो टोक अंदाज में बोलते हुए वो दोबारा ऐनक आंखों पर जमाए हुए पुस्तक हाथ में थाम चुके थे। साफ जाहिर था कि वो अपनी बात का अंत कर चुके थे। अब बस इसे किसी भी तरह अनन्या को राज़ी करना था, ताकि वो इस रिश्ते के लिए खामोशी से मान जाए और मज़ीद किसी उलझन के बिना वो उससे विवाह करके उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना ले। शौर्य रसोई में दाखिल हुआ तो अनन्या रश्मि के साथ मिलकर कोई कारनामा सर अंजाम देने में मसरूफ़ थी। जबकि इसे मजबूत भारी कदमों की छाप सुनते हुए ही वो दोनों मुतवज्जा हुई तो शौर्य अंदर दाखिल होते हुए सामने खड़ी अनन्या को मुखातिब करते हुए बोला, जी। धड़कते दिल के साथ जवाब देते हुए उसकी जानिब देख रही थी। ये खड़ूस जल्लाद न जाने अब इस पर कौन सी आदेश सादिर करने वाला था। चाय लेकर मेरे कमरे में आओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। संजीदगी से उस पर आदेश सादर करते हुए वह दोबारा पलट चुका था। पीछे मौजूद अनन्या ने बेचारी सी सूरत बनाकर रश्मि की जानिब देखा। आखिर चाहते क्या है तुम्हारे जल्लाद भैया? मुझे कभी तो सुकून का सांस लेने दें। नहीं, हमेशा मेरे सर पर सवार हुए रहते हैं। झंझलाकर कहते हुए वो हाथ में थामी हुई चाय को देखकर और घोल ज़्यादा कर रही थी। जब रश्मि ने इसे हाथ से आगे की जानिब इशारा किया तो मुँह से बड़बड़ाते हुए वो अपने कदम शौर्य रोए के कमरे की जानिब बढ़ा गई। द्वार खटखटाकर अंदर दाखिल होते हुए वो हाथ में थामी हुई चाय को उसके सामने मेज़ पर रखते हुए पीछे खड़ी हो गई। अपनी उंगलियां मसल कर बेचैनी कम करते हुए वो उसके आदेश की मुंतज़िर थी। बैठो। संजीदगी से उसके नाजुक से वजूद को देखते हुए वो अपने सामने वाले सोफ़े की जानिब इशारा करते हुए गोया हुआ। अब बेचारी अनन्या अपना हक तर करके वहाँ टिक गई। दादाजी तुम्हें शाम में अपने पास बुलाएंगे और तुमसे तुम्हारे विवाह के बारे में पूछेंगे। जब वो तुमसे पूछें तो तुमने साफ साफ उन्हें बताना है कि तुम्हें इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। समझ आई? एक एक शब्द पर जोर देकर कहते हुए वो उसकी जानिब देखकर गोया हुआ। अनन्या का मुंह हल्का सा खुल चुका था। तो ये इसके विवाह की बात हो रही थी। अगर इसके विवाह की बात हो रही थी तो ये जल्लाद इतना संजीदा क्यों था? और वो क्या चाहता था कि वो जल्द से जल्द विवाह कर ले? क्या वो इसे इस घर से भी बाहर भगाना चाहता था? लेकिन मैं अभी विवाह नहीं करना चाहती, वो मुंह फेर कर कहते हुए गोया हुई। दूसरी जानिब मौजूद शौर्य ने अपने होंठ भींच कर इसे देखा। जितना कहा गया है उतना करो अनन्या, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नरमी नहीं करूँगा। वो अच्छे से जान गया था कि सामने खड़ी हुई लड़की टेढ़ी खीर है, तभी इसे संजीदा रहकर इस पर रोक जमा कर ये काम करवाना था, वरना प्यार से वो इसकी बात बिल्कुल भी मानने वाली नहीं थी। लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द विवाह कर लूँ? वो मुंह फुलाकर कहती हुई उसके जवाब की मुंतज़िर रही। ये इनकार इंतज़ार नहीं कर सकता, बेवकूफ़ लड़की। अपने बालों में हाथ फेरते हुए वो झंझलाकर गोया हुआ, जबकि दूसरी जानिब मौजूद अनन्या हनूज़ अपने जवाब की मुंतज़िर थी। लेकिन मेरा पति कौन है? मासूमियत से कहते हुए वो उसकी जानिब देखकर गोया हुई। दूसरी जानिब मौजूद शौर्य ने अपने होंठ भींच कर सीने में धड़कते हुए दिल को महसूस किया। वो सिर्फ एक शब्द का जवाब अनन्या से चाहता था, मगर उसके इस प्रश्न ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। मतलब वो खड़ूस इससे विवाह का ख्वाहिशमंद था और अपनी ख्वाहिश का इजहार इस तरह कर रहा था, धमकी देकर, लेकिन मुझे आपसे विवाह नहीं करना। बस इतना कहकर वह वहाँ से शब्दों में उसे साफ जवाब देते हुए गोया हुई थी तो शौर्य रॉय अपनी जगह से झटके से उठ खड़ा हुआ था। कदम कदम उसकी जानिब चल कर आते हुए वो उसके बेहद करीब पहुंचा और सोफ़े पर एक हाथ रखते हुए उस पर झुक गया। अनन्या ने अपनी सांसें रुकती हुई महसूस की। विवाह तो तुम्हारा मुझसे ही होगा, मैं देखता हूँ तुम इसे इनकार कैसे करती हो। अपने शब्दों पर जोर देते हुए वो उसके मासूम से चेहरे को देखकर गोया हुआ। अनन्या की सांसें हलक में ही सूख गईं।
आप मुझसे बहुत बड़े हैं और बहुत खड़ूस भी हैं। अपने होंठ चबाते हुए वो उसे ढील देने की कोशिश कर रही थी, जिस पर शौर्य ने दोनों भ्रू उचक कर उसकी जानिब देखा, जैसे ये बात उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती हो। जितना कहा गया है उतना करो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब जाओ। संजीदगी से उसे वार्निंग देने वाले अंदाज में कहते हुए वो वापस पलटकर अपनी जगह तक आया और सोफे पर बैठते हुए चाय उठाकर अपने होठों से लगा चुका था, जबकि दूसरी जानिब मौजूद अनन्या ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा और अपने कदम वापसी की जानिब बढ़ा लिए। कुछ देर पहले उसके बेहद करीब आने और उसकी संजीदा आंखों को अपने अस्तित्व पर केंद्रित महसूस करने के कारण अभी तक उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। ज़रूरी तो नहीं कि जैसे ये चाहते हैं मैं वैसे ही करूं। मैं वही करूंगी जिसमें मुझे खुशी मिलती है, और अगर ये खड़ूस मुझे डांटने लगे या फिर कुछ ऐसा वैसा करेगा तो मैं दादाजी को बता दूंगी। दिल में योजना बनाते हुए वो अपने कदम बाहर की जाने बढ़ा गई। शौर्य रॉय ने उसे जाते हुए देखा तो गहरी सांस भरकर अपनी कमर सोफे पर टिका दी। बस एक मर्तबा ये मामला आसानी से हल हो जाए तो मज़ीद किसी भी परेशानी की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। लाल होते हुए चेहरे के साथ दादाजी के कमरे से निकलते हुए वो बाहर आया तो उसे अनन्या ऊपर की जानिब कॉरिडोर से गुजरती हुई दिखाई दी। तभी तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंच चुका था। इससे पहले कि वो उसे देखते हुए अपने कमरे में दाखिल होती और द्वार बंद करती, शौर्य ने झटके से उसे बाजू से थामकर अपनी जानिब खींचा और पास मौजूद पिलर से लगा दिया। उसके हाथों की गिरफ्त अनन्या के बाजू पर नरम थी, मगर वो नरम गिरफ्त भी अनन्या को कैद जैसी महसूस हुई थी, और जैसे ही उसकी निगाह शौर्य के सख्त और संजीदा चेहरे पर पड़ी, अनन्या का सांस हलक में ही अटक गया। अब ये जिल्लात प्लस खड़ूस कज़न उसके साथ क्या करने वाला था? मसला क्या है तुम्हारा? दादाजी को विवाह से इनकार क्यों किया है? शौर्य ने घूरते हुए अपने से 7 साल छोटी अनन्या को देखा, जो अपनी मासूमियत से न जाने कब उसके दिल पर कब्ज़ा जमा चुकी थी। आप तो हर वक्त इतने खड़ूस बने रहते हैं और मुझे तो थोड़ा सा विलन टाइप हीरो हस्बैंड चाहिए। एक पल के लिए उसकी सांस सूखी थी तो वो अपने होंठ चबाते हुए नहायत मासूमियत से गोया हुई, मगर उसके बेवकूफ़ाना जवाब पर शौर्य का पारा चढ़ गया। शट अप, चुपचाप विवाह के लिए तैयार हो जाओ। वो प्यार से मामला हैंडल करने आया था, उल्टा खुद ही भड़कने लगा था। सामने खड़ी हुई लड़की उतना ही उसके सर पर सवार होते हुए उसे गुस्सा करने पर मजबूर कर रही थी। वो किसी भी हाल में अनन्या से विवाह करके उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता था। नहीं चाहता था कि ऐसा कोई भी क्षण आए जब वो उसे खुद से दूर जाता हुआ महसूस करे, क्योंकि बहुत पहले उसे ये बात समझ में आ चुकी थी कि यही एकमात्र लड़की है जो उसके दिल पर राज करने की शक्ति रखती है। वो उसके अस्तित्व से आत्मा तक में समा चुकी थी और अब वो अपने इस प्रेम को पवित्र बनाने के लिए उससे निकाह करना चाहता था। मगर सामने खड़ी ये लड़की उसके जज्बात से अनजान हर मर्तबा उसका पारा चढ़ाने का कारण बनती थी। देखा देखा, मैंने कहा था ना, आप बहुत खड़ूस हैं। वो उसकी धमकी पर रुहासी होती हुई अपनी एक उंगली उठाकर गोया हुई। सामने मौजूद शौर्य ने बालों में हाथ फेरकर अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश की, मगर ये ख्याल कि वो उससे विवाह नहीं करना चाहती उसे बेचैन कर रहा था। मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें दादाजी के सामने ये कहना होगा कि तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो। तुम उनसे ये कहोगे। गहरी सांस भरकर कहते हुए वो गोया हुआ तो अनन्या ने अपने होंठ भींचते हुए उसकी जानिब देखा और अपना सर ना में हिला दिया। नहीं, मैं नहीं कहूँगी। आप मुझे डांटते हैं, मुझ पर गुस्सा करते हैं और बिल्कुल भी मुझसे प्रेम नहीं करते। अपना चेहरा दूसरी जानिब फेर कर वो बच्चों वाले अंदाज में नाराज़गी जाहिर करते हुए गोया हुई। सामने मौजूद शौर्य के होंठों पर मुस्कान फैल गई। अच्छा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम पर गुस्सा भी नहीं करूँगा, अब तुम्हें बहुत सारा प्रेम भी करूँगा। बस तुम्हें विवाह के लिए हाँ कर देनी है। बच्चों के अंदाज में उसे पुचकारते हुए वो उसके दोनों गालों को हल्की सी खींचते हुए गोया हुआ।
अनन्या ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए उसकी जानिब देखा। सच में? फिर प्रॉमिस करें। अपना नाजुक सा हाथ आगे बढ़ाते हुए वो बड़ी बड़ी आंखों के साथ शौर्य राय को देखकर गोया हुई। प्रॉमिस? उसके नाजुक से हाथ को थामते हुए वो झुका और उसके हाथ की पीठ पर अपने होंठ रखते हुए गोया हुआ। अनन्या लाल पड़ते हुए गालों के साथ उसे देखने लगी। एक पल के लिए उसका दिल ज़ोरों से धड़का था। निगाहों को शौर्य के खूबसूरत चेहरे से चुराते हुए वो अपने कदमों को कमरे की जानिब बढ़ा गई थी। ज़ोर से द्वार अपने पीछे बंद करते हुए अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखकर उन धड़कनों को अपने कानों में बजता हुआ सुन रही थी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे इस खड़ूस की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है ना। अपनी उंगली को दांतों में दबाते हुए वो बेख्तियार मुस्कुराई। लाशऊरी तौर पर ही सही वो शौर्य रॉय के बारे में सोच रही थी। तुमने अनन्या से क्या कहा है शौर्य? दादाजी उसके चेहरे को देखकर आंखें छोटी करते हुए गोया हुए। सामने बैठे हुए शौर्य राय ने अपने कंधे उचका कर उनकी जानिब देखा। आपको क्या लगता है मैंने उसे धमकाया है? कम ऑन दादाजी, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। होंठ दबाते हुए वो बोला। इस वक्त वो नहायत ही प्रसन्न था, क्योंकि दादाजी ने थोड़ी देर पहले उसे सूचना दी थी कि अनन्या उससे विवाह के लिए मान गई है और अब वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। खुशी उसके चेहरे से छलकती हुई महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा है तुमने ऐसा ही किया है। क्या तुमने अनन्या को धमकियां दी हैं? देखो शौर्य, मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो। उसके बारे में कुछ ऐसा भी है जो तुम्हें अपनी जानिब खींचता है, मगर वो एक लड़की है और लड़कियों का दिल बहुत नाजुक होता है। अगर तुम सिर्फ अपनी पसंद की वजह से उसे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो तो ये ठीक नहीं है। बहुत जल्द जब तुम्हारी पसंद बदल जाएगी तो तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रहेगी, और मैं नहीं चाहता कि अनन्या को किसी भी प्रकार का दुख पहुँचे। गहरी सांस भरते हुए दादाजी ने अपने अनुभव को उससे बांटा था। तो शौर्य राय के चेहरे पर संजीदगी छा गई। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपका पोता होता हुए ऐसा काम करूँगा जिससे आपको और मेरे माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े? दादाजी, मैं उसे सिर्फ पसंद ही नहीं करता बल्कि उससे कहीं ज़्यादा उससे प्रेम करता हूँ, और आप जानते हैं समय गुजरने के साथ प्रेम और गहरम होता है, कम नहीं होता। नरमी से उनके हाथ थाम कर वो नहायत ही संजीदा लहजे में गोया हुआ था, तो दादाजी को अपनी तमाम चिंता दूर होती हुई महसूस हुई थी। अनन्या उनके सबसे छोटे बेटे की एकमात्र संतान थी। बेटे के गुजर जाने के बाद वो विधवा बहू के साथ उन्हीं के घर में उन्हीं के आश्रय में रह रही थी, और वो नहीं चाहते थे कि उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हो। अपनी माँ के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें लगता है कि वो अनन्या को स्वीकार कर लेंगी? दादाजी ने अपनी चिंता की वास्तविक वजह उसे बताई थी, तो शौर्य रॉय ने अपने होंठ भींच लिए। मुझे लगता है कि मेरी खुशी के लिए वो अनन्या को स्वीकार कर लेंगी, आश्वासन देने वाले अंदाज में कहते हुए वो गोया हुआ था। तो दादाजी ने भी कुछ सोचते हुए हाँ में अपना सर हिलाया था। उन्हें तारा देवी की चेहरा चाहत आया था। वो एक पुराने विचारों की स्त्री थी और उसे भी ज़्यादा अपने बेटे के लिए नहायत भावुक थी। फ़िलहाल वो कुछ समय के लिए अपने मायके गई हुई थी। माँ, मैं अनन्या से विवाह करना चाहता हूँ, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? उनके सामने घुटनों के बल बैठकर उसने उनके हाथ थामते हुए शौर्य रॉय गोया हुआ था। तारा देवी के होंठों पर मुस्कान फैल गई थी। मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर कोई भी चीज़ अजीज़ नहीं है। अगर तुम अनन्या से विवाह करना चाहते हो तो मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है? प्रेम से कहते हुए वो शौर्य रॉय के चेहरे पर हाथ फेरते हुए गोया हुए थे। शौर्य रॉय के होंठों पर भी मुस्कान फैल गई थी। इसे जो आखिरी शान का अपनी माँ के बारे में थी वो भी आज दूर होकर रह गई थी। इसका मतलब था कि उसके प्रेम का कोई होने से कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। अब तो दादाजी के पास कोई कारण भी नहीं बचता था जिससे वो इस रिश्ते से इनकार कर सकते। आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं, मुस्कुराकर कहते हुए वो उठकर उन्हें अपने गले से लगाते हुए गोया हुआ था। तो तारा देवी ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी ममता की ठंडी छाँव में ला दिया था। तुम उसे पसंद करते हो? उसके सर पर हाथ फेरते हुए वो उसके दिल का हाल जान लेना चाहती थी, बहुत ज़्यादा।
बहुत पसंद करता हूँ। मुझे उसकी मासूमियत से प्रेम है, और अभी से नहीं बल्कि जब से मुझे प्रेम का अर्थ समझ में आया है तब से उससे प्रेम करता हूँ। प्रेम भरे लहजे में बोलते हुए वो उनके आंचल में अपना चेहरा छुपा चुका था, जबकि तारा देवी ने इसे देखकर मुस्कुराते हुए गहरी सांस भरी थी। उसके बालों में हाथ फेरते हुए वो उसका चेहरा देख रही थी। शौर्य उनके सामने से चला गया था तो तारा देवी के चेहरे के तासुरात भी अचानक बदल चुके थे। उनके चेहरे की नर्म सी मुस्कान स्तब्धता में ढल चुकी थी और आंखें लाल होने लगी थी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, मासूमियत से कहते हुए उसने अपनी मामी का चेहरा देखा था। माना कि उसकी मामी भी उसके साथ बहुत नर्म दिल थी, मगर इस कदर सख्त लहजे में उन्हें बोलते हुए उसने कभी नहीं सुना था। और अनन्या के साथ उसके पिता के जाने के बाद तो ख़ास तौर पर सबसे नर्म व्यवहार किया गया था। तो आज क्या कुछ बदल गया था? सब जानती हूँ मैं। तुमने अपनी माँ समेत मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया है। तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा तुम्हारी इन नीच चालों में फंसकर तुम्हारे अधीन हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। कातु सत्या को वचन के झूठ में लपेटते हुए वो गोया हुई थी, तो अनन्या उनके पत्थर बने चेहरे के साथ शौर्य की जानिब देख कर रह गई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया था। वो भी इस आश्चर्य में थी कि कमरे के द्वार खोलकर सुनीता देवी अंदर दाखिल हुई थी। अनन्या की माँ हूँ मैं। आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझसे कहें। मेरी बेटी को ये सब सुनाने की ज़रूरत नहीं है। वो मासूम है। छल प्रपंच का इसे क्या पता जो आप इस पर कलंक की तरह डाल रही हैं। संजीदगी से कहते हुए सुनीता देवी हल्के पीले रंग के सूट में सर पर चुनरी जमाए हुए गोया हुई थी, तो सामने खड़ा तारा देवी ने इसे देखकर अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थी। बहुत खूब। तुम अपनी बेटी को सिखा पढ़ा कर मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करो और मैं तुम्हारी बेटी से बात भी नहीं कर सकती। क्या खूब कहने हैं तुम्हारे। सुनीता, मुझे मानना पड़ेगा, जिस तरह तुमने अनन्या के पिता को फंसाकर विवाह किया और तुम्हारे काले भाग्य ने उन्हें खा लिया, तुम चाहती हो मेरे बेटे के साथ भी वैसा ही हो। आरोप धुरंधर की तरह उसके मुंह पर मारते हुए वो इस कदर जहरीली शैली में गोया हुई थी कि सुनीता देवी और सामने बैठी अनन्या का चेहरा पल में पीला पड़ गया था। भाभी, अपनी ज़ुबान को संभाल कर बात करें। मैं अपनी बेटी के बारे में ऐसी कोई भी शब्द सुनने की क्षमता नहीं रखती। लाल होते हुए चेहरे के साथ कहते हुए सुनीता देवी ने नहायत सख्त शब्दों में उन्हें रोकने की कोशिश की थी, मगर तारा देवी के होंठों पर फैलती हुई मुस्कान उन्हें आग ही तो लगा गई थी। उन्होंने कब किसी की खुशियों को छीनने के बारे में सोचा था, जो सामने खड़े रिश्ते में उनकी देवरानी उन पर यूं कलंक लगाते हुए उसकी बेटी को भी बीच में खींच रही थी। सत्य बहुत ज़्यादा कड़वा लग रहा है सुनीता, अपने दोनों हाथ सीने पर बांध कर कहती हुई वो उनकी ज़िंदगियों में जहर घोल रही थी, जिसका असर अनन्या और सुनीता देवी के चेहरों पर वाज़े दिखाई दे रहा था। मुझे आज तक ये लगा था कि आप ज़ुबान की कड़वी ज़रूर है, मगर आपका दिल नहायत ही साफ़ है। लेकिन आपका धन्यवाद, आज आपने मुझे अच्छी तरह से विश्वास दिला दिया कि आपका दिल भी आपकी ज़ुबान की तरह नहायत कड़वा है। आपको आपका बेटा मुबारक हो। मेरी बेटी का विवाह कभी भी आपके बेटे से नहीं हो सकता, और आज के बाद हमारी ज़िंदगी में हस्तक्षेप मत कीजिएगा। नहायत सर्द लहजे में बोलती हुई सुनीता देवी ने उन्हें उंगली से द्वार की जानिब इशारा किया था, तो तारा देवी नफ़रत भरे तासुरात के साथ थप थप करते कदमों से बाहर निकलती चली गई थी, जबकि अंदर मौजूद अनन्या की आंखों में आंसू फिर से भर आए थे। तभी वो एक झटके से बिस्तर से नीचे उतरी और सुनीता देवी के गले जा लगी। दादाजी, मैं जल्द से जल्द ये विवाह करना चाहता हूँ, मुस्कुरा कर कहते हुए शौर्य रॉय ने उनसे कहा था, तो दादाजी ने इसकी बात पर अपने होंठ भींच लिए थे। शौर्य, ऐसा नहीं हो सकता, ये विवाह होना संभव नहीं है। सोच समझकर शब्द अदा करते हुए वो पल पल शौर्य रॉय का बदलता हुआ चेहरा देख रहे थे। दादाजी, अब जब सब कुछ ठीक है तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अब तो अनन्या भी मान गई है और मेरी माँ को भी कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर ये सब इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात के सामने पेश आने वाली इस सत्य को कैसे स्वीकार करे। सुनीता,
अनन्या उसकी बच्ची है शौर्य, वो नहीं मान रही। दादाजी के शब्द उसके सर पर बम की तरह फटे थे। तभी वह आश्चर्य से फैली हुई आंखों के साथ उन्हें देखने लगा। सुनीता देवी के इनकार का तो ख्याल इसे छूकर भी नहीं गुजरा था। इसका ख्याल था कि जिस कदर सुनीता देवी इसे पसंद करती हैं वो इसके बारे में कभी इनकार कर ही नहीं सकती थी। मगर इसकी ये खुशफहमी ही रही थी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए इसके रिश्ते को ठुकरा दिया था। लेकिन क्यों? वह ऐसा क्यों करेंगी? मैं एक अच्छा विकल्प हूँ उनकी बेटी के लिए। इसे विश्वास नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तभी अविश्वास भरे लहजे में पूछने वो दादाजी की जानिब देखकर गोया हुआ था। तो दादाजी ने अपना सर ना में हिलाया। मैं नहीं जानता और मैंने उनसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। वो उसकी बच्ची है। मैं उन पुरुषों में से नहीं हूँ जो स्त्रियों की बात को अहंकार का प्रश्न बना लेते हैं। अगर वो अपनी बच्ची का विवाह यहाँ नहीं करना चाहती तो वो स्वतंत्र है। अपनी निगाहें अदृश्य बिंदु पर जमाए हुए कहते हुए दादाजी शौर्य रॉय से अपनी निगाहें चुरा रहे थे। चंद क्षणों तक शौर्य रॉय की आंखें दादाजी के अस्तित्व पर टिकी रहीं। उनके शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। अनन्या को खोने के ख्याल से ही उसका दिल धड़क उठा था। वो बेसाख्ता अपने दिल की स्थिति से घबरा कर उठा और अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा लिए। शौर्य! उसके बढ़ते हुए कदमों को दादाजी की आवाज़ ने रोक दिया। उसके साथ ज़बरदस्ती मत करना। वो कोई भी रिश्ता ज़बरदस्ती स्थापित नहीं रहता। वो उसके जुनून और जज्बाती अंदाज से भी आगाह थे। हालांकि वो नहायत समझदार इंसान था, मगर अनन्या के मामले में वो इतना ही जज्बाती और गुस्से वाला साबित हुआ था कि छोटी से छोटी बात भी उसके सब्र पर हथौड़े की तरह चोट लगती थी। दादाजी मैं हर एक के निर्णय का आदर करता हूँ, मगर वो सिर्फ़ मेरी है, सिर्फ़ और सिर्फ शौर्य रॉय की। अगर किसी ने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं वो कर बैठूँगा जिसका मुझे ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं है। दीवार की चौखट के बीच मौजूद होकर सरकश अंदाज में गोया होते हुए वो उन्हें आंखें बंद करने पर मजबूर कर गया था। तभी लंबे लंबे कदम भरते हुए वो अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा चुका था। कुर्सी पर बैठते दादाजी ने गहरी सांस भरकर आंखें खोलीं और खाली द्वार की चौखट को देखने लगे। सच कहा है किसी ने, प्रेम और जुनून अच्छे अच्छों को भी बेकार कर देते हैं। बड़बड़ाते हुए कहते हुए वो दोबारा पुस्तक खोलकर उसमें लीन हो गए। तभी सब लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे। दादाजी की सख्त हिदायत थी कि हर कोई समय पर जाया करे। तभी वो अपने भारी कदमों से चलता हुआ अनन्या के कमरे की जानिब बढ़ गया। हल्की सी दस्तक पर ही द्वार पहली बार में खुल चुका था। इसका मतलब था कि अनन्या जाग रही थी। सामने इसे बुरी स्थिति में देखते हुए वो ठिठक कर रुक गया। बाल बिखरे हुए थे जबकि नाइट सूट भी शिकन ज़दा था। इसका मतलब था कि वो सोने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम हो रही थी। आंखें लाल हो रही थीं। एक निगाह उसके अस्तित्व पर डालते हुए वो नर्म आवाज़ में गोया हुआ, आपको जो भी बात करनी है सुबह के समय कीजिएगा, मुझे भी सोना है। नर्म मगर निराश लहजे में कहती हुई वो भी द्वार बंद करने ही लगी थी कि शौर्य रॉय आगे बढ़ते हुए एक पाम द्वार की चौखट में देते हुए उसे बंद करने से रोक चुका था। मुझे अभी इसी समय बात करनी है, संजीदगी से कहते हुए उसने अपने बाजू पर हल्का सा जोर डालते हुए द्वार खोलकर अंदर कदम रख दिया, जबकि पीछे मौजूद अनन्या अपने होंठ काटते हुए द्वार हल्का सा खुला छोड़कर अंदर आ गई। आपको मुझसे क्या कहना है? आपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर बल्कि चिपका कर मज़ीद अपनी आंखों की लाली को कम करने की कोशिश करते हुए वो गोया हुई। सुनीता मामी ने विवाह से इनकार क्यों किया है? अपने बालों में हाथ फेर कर अपनी झंझट को काबू में करते हुए वो कमरे में यहाँ से वहाँ टहलते हुए गोया हुआ। तो अनन्या ने अपने होंठ भींचते हुए उसे देखा। मुझे नहीं पता, आप अपने कमरे में जाइए, मुझे सोना है, संजीदगी से कहते हुए वो इसे बस वहाँ से भेजना चाहती थी कि शौर्य रॉय का सब्र का पैमाना भर गया। वह आगे बढ़ा और इसे बाजू से थाम कर अपनी जानिब खींच चुका था, जिस पर उसके सीने से टकराते हुए वो फैली हुई आंखों के साथ इसे देखकर रह गई। पहली मर्तबा शौर्य रॉय के अस्तित्व को इस कदर करीब महसूस करते हुए उसका दिल बेतरह धड़का था, जबकि सामने खड़े शौर्य रॉय का दिल तो पहले ही उसके लिए बेख्तियार था। तुम अच्छे तरीके से जानती हो, तुम हर एक बात जानती हो, इसलिए मुझे साफ साफ बताओ ये बात। मैं तुम्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि तुम्हारा विवाह सिर्फ़ और सिर्फ मेरे से होगा।
शौर्य रॉय से, और अगर किसी ने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की तो वो शौर्य रॉय से क्रोध करेगा। अनन्या की आंखें आश्चर्य से मज़ीद फैल गई थीं। आज मैं स्पष्ट शब्दों में तुम्हें बता देता हूँ, प्रेम हो तुम मेरी, और प्रेम से जुनून बनते बनते मेरा इश्क बन रही हो। जिस दिन ये प्रेम जुनून में बदल गया तो मैं बिना किसी का लिहाज किए सबसे छीन लूँगा। फिर मैं देखता हूँ कि कौन तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश करता है। नहायत जुनूनी अंदाज में कहते हुए वो उसके अस्तित्व को अपने हिसार में थामे हुए गोया हुआ। तो अनन्या का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। आप पागल हो गए हैं? अपने दिल की घबराहट और उसके शब्दों की गर्मी से लाल पड़ते हुए वो गोया हुई। सीने पर दोनों हाथ रखकर इसे पीछे की जानिब धकेल कर ख़ुद से दूर करने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम रही थी। शौर्य रॉय की गिरफ्त उसके बाजुओं पर मज़ीद मजबूत हो रही थी, तो उसका हिसार तोड़ना लगभग असंभव हो चुका था। मामी ने दादाजी से क्या कहा है? जब तुम राज़ी हो गई तो मुझे इस इनकार की वजह कुछ समझ नहीं आ रही, इसीलिए मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ है। संजीदगी से कहते हुए वो इस कदर सर्द अंदाज में गोया हुआ था कि अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए थे। आपको ये प्रश्न मुझसे नहीं, मामी से पूछना चाहिए। अपनी निगाहें झुकाकर वो अपने होठों को भींच गई थी। लेकिन क्यों? उन्हें तो इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। मैंने खुद उनसे पूछा है, तो फिर मैं उनसे जाकर क्यों ये बात पूछूं? हालांकि इनकार मामी की जानिब से हुआ है। वह आश्चर्यचकित था। तभी उसके शब्दों पर अनन्या की आंखें भीग गई थीं, जबकि इस बात पर अनन्या निरंतर अपने होंठ भींचते हुए अपनी निगाहें उससे मोड़े हुए थी। इसकी जानिब देखना भी उसके लिए इतना पीड़ादायक था कि इसे विश्वास करना कठिन हो रहा था कि उसकी अपनी माँ उसके प्रेम का अस्तित्व से इनकारी थी। वो अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी लड़की को प्रवेश नहीं करवाना चाहती थी जो उन्हें पसंद ना हो। मैंने आपको आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अपने हिसार से मुक्त होने की कोशिश करते हुए वो उसके चेहरे पर कुछ देर निगाहें जमाए रही। तुम ये समझ रही हो कि मैं किसी के भी इनकार करने पर पीछे हट जाऊँगा? तो ऐसा संभव नहीं है। मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी सहमति ज़रूरी थी, और वो तुम मुझे दे चुकी हो। तो मुझे किसी और के विचार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरी हो अनन्या। उसके चेहरे पर निगाहें जमाए हुए वो एक एक शब्द पर ज़ोर देकर कहता हुआ 2 कदम पीछे हट चुका था, जबकि अनन्या हर वक्त अपनी निगाहें दूसरी जानिब मोड़े हुए अपने होठों को काट कर अपने हलक में उभरने वाले आंसुओं को पी गई थी। द्वार की दूसरी जानिब वो कुछ देर तक खुद पर संतुलन बनाए खड़ी रही, फिर घुटनों के बल गिरने के अंदाज में बैठे हुए अपना चेहरा हाथों में छिपाकर फूट फूट कर रो दी। अभी तो उसके दिल में प्रेम फिर से जागा था, और इस प्रेम का हत्या इस बेदर्दी से किया गया था कि इसे विश्वास था कि वो दोबारा ये गलती कभी नहीं कर सकती थी। दादाजी, अनन्या और सुनीता मामी कहाँ हैं? मुझे वो दिखाई नहीं दे रही। सुबह वो अपने कमरे से कदरे देर से निकला था। आसपास देखते हुए उसे खामोशी का एहसास हुआ, तो दादाजी की जानिब देखते हुए उनसे पूछने लगा, जो हाथ में अखबार लिए सोफे पर बैठे नहायत संजीदा दिखाई दे रहे थे। वो दोनों चले गए? अल्फाज थे कि वो मुश्किल शौर्य के मुंह से निकले थे। उसे अपनी आवाज़ खोई खोई सी महसूस हुई थी। अनन्या के मामा के पास लंदन जाने का सुनकर उसका चेहरा हैरान रह गया था। ऐसे कैसे चले गए? अभी कल रात तो मैंने उन्हें देखा था यहाँ। अपने बालों में हाथ फेरते हुए उनसे दिल की घुटन पर काबू पाते हुए कहा था, वो सुबह सुबह ही निकले हैं, मुझसे पूछ कर गए हैं। मैंने उन्हें इजाज़त दे दी। संजीदगी से कहते हुए दादाजी ने अखबार लपेटकर उसकी जानिब देखा, तो जो हैरान और परेशान सा उनकी जानिब देख रहा था। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि मैं उसे किस कदर पसंद करता हूँ। वहाँ मौजूद सभी लोग जानते थे कि वो अनन्या को कितना पसंद करता था, मगर फिर भी इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने जज्बात का इजहार आखिर किन शब्दों में करे। ये बात तुमने मुझसे नहीं, अपनी माँ से पूछनी चाहिए थी। दादाजी ने उसके पीछे सीढ़ियों पर खड़ी तारा देवी को देखकर कहा था, जो अपनी उंगलियां मसलते हुए सामने खड़े अपने जवान बेटे की जानिब देखकर रह गई थी। माँ, आपने उनसे क्या कहा है? उसकी आवाज़ धीमी मगर शब्द चुभते हुए थे। वही जो सत्य है, वो लड़की तुम्हें डिज़र्व नहीं करती। हलक तर करते हुए वो बोली,
तारा देवी चंद कदम चलते हुए उसके जानिब आई थी। वो लाल पड़ती हुई आंखों के साथ अपनी माँ की जानिब देख रहा था। आप जानती हैं, आप सब जानते थे। मैंने आपको बताया था कि मैं उससे किस कदर पसंद करता हूँ, फिर भी आपने ऐसा किया। अपने होंठ कतरते हुए उसने अपनी बेबसी का इजहार अपनी माँ के सामने कर दिया। तुम्हें उससे अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी। बेसाख्ता आगे बढ़ते हुए शौर्य ने तारा देवी से गले लगना चाहा, मगर वो 2 कदम पीछे हटते हुए अपना सर नामे हिला गई। मुझे वही चाहिए, मुझे अनन्या ही चाहिए, मुझे किसी और लड़की से कोई मतलब नहीं है। उसकी आवाज़ ज़रा सी ऊंची हुई थी। वो अपने बालों में हाथ फेरता हुआ अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा गया, जबकि पीछे उसकी माँ ऐसे पुकारती रह गई। दादाजी ने एक निगाह तारा देवी पर डालते हुए अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ा लिए। जो कुछ वो बर्दाश्त कर रही थी ये उनका अपना ही बोया हुआ था। शौर्य, अनन्या बिटिया अभी कुछ देर पहले ही निकली हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हुआ होगा। अगर आप अभी इसी वक्त निकलेंगे और तो उन तक पहुंच जाएंगे। वह एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। घबराए हुए वजूद के साथ वो बाहर निकला था कि सामने काम करती हुई बुआ ने उसके सामने आते हुए सूचना दी। इसे फिर से ज़िंदगी अपने वजूद के अंदर दौड़ती हुई महसूस हुई। तभी सामने खड़ी बुआ को धन्यवाद भरी नज़रों से देखते हुए वो अपने कदम गाड़ी की जानिब बढ़ा गया। उसके कदम बेसाख्ता भाग रहे थे। वो किसी भी तरह इस समय को रोक लेना चाहता था। अनन्या, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तेज़ गाड़ी भगाते हुए वो आसपास देखता। तसव्वुर की दुनिया में अनन्या से मुखातिब था। तभी इसे अपने ही घर की गाड़ी सामने जाती हुई दिखाई दी। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी भगाते हुए वो अपनी गाड़ी उनके करीब से गुजारता हुआ आगे ले गया और रोक दी। गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी रोकते हुए उसने सामने जाती हुई गाड़ी के ब्रेक लगाने पर मजबूर कर दिया था। तड़पते हुए दिल के साथ अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हुए वो तेज़ी से सामने रुक चुकी गाड़ी की जानिब बढ़ा। एक झटके से गाड़ी का द्वार खोला तो सामने आश्चर्य से फैली हुई आंखों के साथ अनन्या को देखकर इसे फिर से ज़िंदगी अपने वजूद में दौड़ती हुई महसूस हुई। वो तुरंत आगे बढ़ा और हक से उसका हाथ थामते हुए उसे बाहर की जानिब खींच लिया। तुमसे कहा था ना, मैंने कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे अलावा तुम किसी और की नहीं हो सकती। सख्त अंदाज में कहते हुए उसने उसके अस्तित्व को थामकर खुद से लगा लिया, जिस पर अनन्या सुन रह गई। पास बैठी सुनीता देवी ने हैरान होते हुए अपने होठों पर हाथ रख लिया। मैं अनन्या को वापस लेकर जा रहा हूँ। दादाजी से भी कह चुका हूँ और अब आप भी अच्छे तरीके से सुन लें। वो एक क्षण को रुका, फिर नहायत मजबूत लहजे में बोला, मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अनन्या के बारे में किसी की क्या राय है। इसे मैं पसंद किया है और शौर्य रोय अपना वादा निभाता है। मजबूती से उसका हाथ थामते हुए वो सुनीता देवी की आंखों में आंखें डालकर गोया हुआ। सुनीता देवी ने भी अपने होंठ भींचकर उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में छलकता प्रेम और चेहरे पर मौजूद संजीदगी उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए प्राप्त थी कि वो उनकी ये मासूम और नखट सी बेटी सामने खड़े इस नवजात व्यक्ति के लिए किस कदर महत्व रखती है। तभी वो उसका हाथ थाम कर बिना किसी दूसरी निगाह डाले तेज़ तेज़ कदमों के साथ अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। शौर्य, आपको ये नहीं करना चाहिए। अनन्या की धीमी आवाज़ अचानक निकली तो शौर्य ने पलटकर इसे घूरती नज़रों से देखा। वो सहमती रह गई। शौर्य ने अपने होंठ भींचते हुए इसे नहायत सख्ती से खामोश करवा दिया। तुम्हें मेरी माँ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ पार्ट, चलें। कहते हुए वो उसकी झुकी हुई आंखों पर अपनी निगाहें जमाए हुए था। वो एक ऐसा लावा था जो उबल कर बाहर आने के लिए तैयार था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अभी अपनी चिंता करनी चाहिए, ना कि मेरी माँ की? मुझे छोड़ने की जो गलती तुमने की थी अनन्या, मैं तुम्हें उसके लिए कभी क्षमा नहीं करूँगा। संजीदगी से उस पर निगाहें जमाए वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा चुका था और सुनीता देवी की आंखों के सामने गाड़ी तेज़ी से हवेली की जानिब रवाना हो गई। हवेली पहुंचते ही दादाजी ने सभी को मुखातिब करके कहा, तैयारी करें, विवाह आज शाम को ही होगा और मैं इस मामले में मज़ीद देरी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर किसी ने भी मेरे ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की तो वो सब लोग मुझे मृत पाएंगे।
अनन्या का हाथ मजबूती से थामे अपने घर के अंदर दाखिल होते हुए वो दादाजी की जानिब देखकर गोया हुआ था। फिर अनन्या का हाथ थामे इसे अपने साथ लिए सामने सीढ़ियों पर मौजूद तारा देवी को नज़रअंदाज करते हुए अनन्या के कमरे की जानिब बढ़ गया। पीछे मौजूद सुनीता देवी घर में दाखिल होते हुए एक नज़र तारा देवी की जानिब और दूसरी सामने खड़े दादाजी की जानिब देख रही थी। दादाजी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? आप इसे समझाएं, सब कुछ ठीक नहीं है। अनन्या उससे विवाह नहीं करना चाहती। सुनीता देवी ने आपत्ति जताना चाहा था कि दादाजी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। वो उनकी जानिब बढ़ते और सुनीता के सर पर हाथ रखते हुए बोले, मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा अपने बेटे के जाने के बाद, मगर मैं तुमसे अभी इसी समय अनन्या को मांग रहा हूँ। वो एक क्षण के लिए रुके, फिर नहायत संजीदगी से बोले, मैं जानता हूँ मेरी पोती के लिए उसकी ज़िद या जुनूनियत नहीं है, ये इसका प्रेम है और अब इसका प्रेम इश्क का चरण तय कर रहा है। अगर अनन्या इसे नहीं मिली तो वो सचमुच कुछ ऐसा कर जाएगा कि हम सब पछताएंगे। अनन्या को इसे दे दो सुनीता, संजीदगी से कहते हुए दादाजी ने उसकी जानिब देखा। सुनीता देवी ने नम पड़ती हुई आंखों से एक निगाह सामने खड़ी तारा देवी की जानिब डाली और फिर अपना सर हाँ में हिला दिया। तारा, तुम चिंता मत करो। तारा को हमने उसके पति के पास भेजने का निर्णय लिया है। जिस बेटे के प्रेम में उसने ये सब कुछ किया है, बस उसी बेटे की दूरी ही तारा की सज़ा है। संजीदा लहजे में कहते हुए दादाजी ने तारा देवी पर एक निगाह डाले बिना ही अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए, जबकि सुनीता देवी भी उन्हें नज़रअंदाज करती हुई दूसरी जानिब बढ़ गई। लाल दुल्हन के परिधान में सजी अनन्या इस वक्त नहायत सुंदर लग रही थी, जबकि उसके हाथ पांव पूरी तरह फूल रहे थे। शौर्य का रिएक्शन याद करते ही उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। कुछ देर पहले ही उसका विवाह शौर्य के साथ हुआ था और अब वो उसके शरीर और आत्मा का स्वामी था। कमरे की द्वार आहिस्ता से खुला था, मगर इस खामोश वातावरण में भी उसे उसकी गूंज साफ सुनाई दे रही थी। लाल आंखों के साथ इसे अंदर आता देखकर वो एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। चूड़ियों और आभूषणों की खनखनाहट पूरे कमरे में गूंज रही थी। इससे पहले कि वो होंठ हिलाते हुए कुछ कहती, शौर्य कदम कदम आगे बढ़ते हुए उसके बेहद करीब आ गया। फिर एक क्षण की भी देरी किए बिना उसने थकने वाले अंदाज में अपने बाजू उसकी कमर के गिर्द लपेटते हुए अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। अनन्या उसके रिएक्शन की आशा कर रही थी, मगर उसके यूँ स्वीकार कर लेने पर चौंक उठी। उसका पूरा अस्तित्व लर्ज़ कर रह गया। दिल चाहता है कि तुम्हें सज़ा दूँ, लेकिन क्या करूँ कमबख्त, अब ये दिल भी नहीं मानता। बेबसी से कहते हुए वो खुद ही अपने शब्दों पर हंस दिया। अनन्या ने पीड़ा से अपने होंठ कातरते हुए आंखें भींच लीं। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं मजबूर थी। धीमी आवाज़ में कहते हुए वो उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में थाम कर गोया हुई। शौर्य रॉय एक झटके से पीछे हटते हुए उसके मासूम और ख़ूबसूरत चेहरे को देख कर रह गया। कोशिश नहीं की तुमने मेरे साथ रहने की, तुमने मुझे अकेले छोड़ दिया। उसकी आवाज़ में शिकवा भी था और दर्द भी। तुम्हें मुझसे प्रेम हो या ना हो, मगर तुम सारी ज़िंदगी मेरी रहोगी। मैं तुम पर ख़ुद को ज़बरदस्ती नहीं थोपूँगा, लेकिन मरते दम तक तुम मेरे नाम के साथ जुड़ी रहोगी, और मर कर भी इस दुनिया और प्रलोक दोनों में मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूँगा। अनन्या से संजीदा लहजे में कहते हुए शौर्य ने अपने दोनों हाथ उसके गालों पर रख दिए। उसकी आवाज़ में छुपा प्रेम अनन्या की आंखें नम कर गया था। शौर्य, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। इसे अपने कदम पीछे लेते हुए देखकर वो एक झटके से आगे बढ़ी और उसके सीने से आ लगी। प्रेम का ये इजहार इस कदर मौलिक था कि शौर्य रॉय अपनी जगह स्थिर हो गया। तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ। जब तक समझ नहीं आई तो अच्छा था, और अब जब समझ आई है तो दूरी भाग्य में लिखी नहीं थी। उसकी आवाज़ आंसुओं में भीग गई। शौर्य, मैं रातों से स्वीकार करती हूँ कि मुझे अपने पति से बेहद प्रेम है। मुझे शौर्य रॉय से प्रेम है। तुम्हें छोड़कर जाने के लिए मुझे क्षमा कर दो।
मगर अब ज़िंदगी में कभी भी मुझे छोड़ने की बात मत करना। आंसू टप टप बह रहे थे और वो अपने दिल की तमाम बातें उसके सामने स्पष्ट कर गई थी। शौर्य ने नहायत नरमी से उसका चेहरा अपने सीने से उठाया और उसके आंसुओं को होंठों से छून लिया। दोनों की सांसें एक क्षण के लिए आपस में टकराईं तो उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। शौर्य रॉय ने प्रेम से उसके होठों पर अपनी पहली मुहर लगाई और इसे हमेशा हमेशा के लिए अपने हिसार में समेट लिया।